हो गई। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सारे? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों का क्या चल रहा था? खनिज पोषण चल रहा था, मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें से हम लोग पोटेशियम तक देख लिया था। ठीक है। अब हमें बात करनी है किसकी? सल्फर की। ठीक है, इसकी बात करनी है हमें, सल्फर की। सल्फर की बात करनी है। सल्फर मृदा में किस रूप में होता है? सल्फेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? सल्फेट के रूप में होता है। कौन सा? H2SO4। ठीक है, यानी कि SO4-2 के रूप में। ठीक है, सल्फेट के रूप में, सल्फर के रूप में किसमें मौजूद होता है? ये मृदा में उपस्थित होता है। कभी कभार लोहे के सल्फाइड। ठीक है, किसके रूप में? लोहे के सल्फाइड के रूप में। लोहे के सल्फाइड के रूप में भी मृदा में उपस्थित होता है। कैसे? FeS। ठीक है, आयरन सल्फाइड। ठीक है, इसके रूप में भी मृदा में पाया जाता है। उच्च पादप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये उच्च पादपों के लिए बहुत जरूरी होता है। उच्च पादप का सल्फेट का, ये जो SO4-2, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सल्फेट का उपयोग, सल्फेट के रूप में सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? इसके स्रोत की, सल्फर के स्रोत की बात होगी। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके कार्य की। सल्फर का क्या कार्य है? ठीक है, तो सल्फर जो होता है, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे विटामिन होते हैं उनके साथ, जैसे कि आपका बायोटीन है। ठीक है, थाइमीन है। तो इनके साथ कई बार क्या होता है? सल्फर लिंक्ड होता है, यानी कि सल्फर क्या होता है? इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये कहते हैं कि एक तो इसका ये कार्य है कि विटामिनों के साथ ही जुड़ा रहता है। ठीक है, कई सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके साथ ये ग्रुप में जुड़ा रहता है। कई सारे अमीनो एसिड, जैसे कि सिस्टीन है। ठीक है, SH, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो सिस्टीन है। और बाकी के कई अमीनो एसिड होते हैं, उनके साथ ये जुड़ा रहता है। मीथियोनिन है। मीथियोनिन तो हमारा पहला अमीनो एसिड भी है भाई, सबसे पहला अमीनो एसिड है जो हमारे प्रोटीन की, जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन जब बनता है mRNA पर, जब सबसे पहला tRNA जो आता है अमीनो एसिड को लेकर, तो पहला जो अमीनो एसिड आता है वो भी तो मीथियोनिन है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें सल्फर एक लिंक्ड ग्रुप की तरह, यानी कि एक साथ में एक ग्रुप की तरह ये पाया जाता है, एक साथ में समूह के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और किसमें होता है? और बाकी के जैसे आपने देखिए ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। तो इन फैमिलियों में ये कौन सी फैमिली है जिसमें आपकी ये प्याज, लहसुन, और नहीं, प्याज और लहसुन, आपकी ये क्या कहते हैं, सरसों, सरसों पाई जाती है। ठीक है, सरसों की फैमिली है ये, सरसों का फूल। ठीक है, तो आपने देखा होगा सल्फर, सरसों में बहुत ज्यादा गंध पाई जाती है। पाई जाती है, नहीं पाई जाती? तो सरसों में जो गंध पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर ग्रुप की वजह से। सल्फर जो होते हैं उनके वाष्पशील तेल में होता है, उनका जो तेल होता है उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर युक्त कंपाउंड उसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए इसकी वजह से सरसों में इतनी गंध होती है, इतनी तेज गंध होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? कई सारे एंजाइम्स को, कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करने में, कई सारे एंजाइम को सक्रिय करने में, कैसे देखें? एंजाइम्स विकर, एंजाइम्स को सक्रिय करने में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, एंजाइम्स को सक्रिय करने में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम होता है इसका? क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी इसका काम होता है। सीधा नहीं होता है ये, मतलब जैसे कि मैग्नीशियम है,
नाइट्रोजन है। जैसे उनका तो क्या होता है, सीधा काम होता है, सीधा आपने इसको देखा कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, उसमें मौजूद होते हैं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ठीक है। इसका सीधा काम नहीं होता, लेकिन हाँ क्लोरोफिल संश्लेषण में भी इसका कार्य होता है। ठीक है। और और क्या होता है इसका, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी पादप जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी पादपों में, लेग्यूमिनेसी पादपों में जो राइजोबियम, राइजोबियम होता है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया तो होता है जो लेग्यूमिनेसी पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो लेग्यूमिनेसी पादपों में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उसकी मदद करते हैं। आपने, आपको पता होगा, वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो गॉल संरचना, गॉल क्या होती है, ऐसी गांठ जैसी, उसकी जो जड़ होती है, जड़ों में गांठ जैसी संरचना बनती है कि नहीं बनती है, बनती है ना। भाई जो लेग्यूमिनेसी पादप जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी पादप में कौन से आते हैं, जैसे दाल, मटर, ये जितने भी है ये सब लेग्यूमिनेसी पादप में आते हैं। तो इनमें जो इनकी जो जड़ें होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी जड़ों में क्या बनाता है, गांठ जैसी संरचना बनाता है। और उन गांठ जैसी संरचनाओं में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो लेग्यूमिनेसी पादपों में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब कार्य हैं, आप इतने ही याद कर ले, बहुत है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्य आप याद कर ले। लेग्यूमिनेसी पादपों में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है कौन, सल्फर। बायोटीन और थायमिन क्या है, ये वाइटामिन है, वाइटामिन में विटामिन है, इनमें ये सल्फर जो होता है क्या रहता है, सल्फर इनसे जुड़ा रहता है, सल्फर ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही कई अमीनो अम्ल हैं जिनमें सल्फर एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि सिस्टीन है, मिथियोनिन है, इनमें हाइड्रो सल्फर हाइड्रोल ग्रुप इसमें मौजूद होता है। ठीक है, ब्रेसिक एसिड, सरसों कुल जो है, सरसों कुल जो है आपने देखा होगा, सरसों के, सरसों में जो महक होती है, जो इतनी गंध होती है, वो किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी इसका कार्य होता है। सीधा प्रभाव नहीं होता, जैसे हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था, मैग्नीशियम को हम पढ़ेंगे, तो सीधा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन हाँ क्लोरोफिल संश्लेषण में भी इसका प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं किसके, सल्फर के कार्य। ठीक है, मिटा दें। ये हो गए आपके सल्फर के कार्य। अब बात करते हैं इसकी कमी, मतलब इसकी न्यूनता के लक्षण, कि अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला, पत्ती के आकार में कमी आती है। अच्छा, एक हमने आपको तब नहीं लिखवाया है उसकी, उसमें कार्य में, ये वृद्धि में भी काम आता है, वृद्धि में, पादप की ये वृद्धि में भी काम आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कमी की बात कर रहे हैं तो पत्ती के पत्ती सॉरी, पत्ती के आकार में कमी हो जाती है। ठीक है, पत्ती का जो आकार है वो अलग हो जाता है। अगर इसकी ज्यादा, इसकी न्यूनता हो जाए, अगर सल्फर की ज्यादा न्यूनता हो जाए, तो जो पत्तियां हैं, पत्तियां समय से पूर्व झड़ने लगती हैं। ठीक है, पत्तियां समय से पूर्व क्या होनी है, समय से पूर्व झड़ने लगती है, पत्ती के आकार में कमी आ जाती है। इसके अलावा पत्ते छोटे रह जाते हैं, ये सब वही है, आकार में कमी, पत्तों का छोटा रह जाना। ठीक है, पत्तियों का समय से पहले झड़ जाना। इसके अलावा और क्या काम होते हैं इसमें, सल्फर युक्त जितने भी अमीनो अम्ल हैं उनकी कमी हो जाती है।
सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है और स्फूलित हो जाती है कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या हो जाती है बच्चों, स्फूलित हो जाती है। तो स्फूलित कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्यों स्फूलित क्यों हो जाती है कोशिकाएं, क्योंकि जितना भी जैसे स्थूल कोणों तक है उनका निर्माण हो जाता है, ऊतकों में। ठीक है, दृढ़ों तक, स्थूल कोणों तक। ठीक है, स्थूल कोणों तक, दृढ़ों तक इनका निर्माण होने लगता है। तो ये सारी वो चीजें हैं। ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो किसकी कमी से, सल्फर की कमी से, सल्फर ना होने पर पता चलती है। ठीक है, और उपचार तो क्या है, वही मैंने आपको हमेशा बोला है, उपचार तो क्या होता है कि हम सल्फेट उसमें दे दें। ठीक है, अत्यधिक कमी होने पर हम उसको क्या दे देते हैं, उसमें जैसे जिप्सम, जिप्सम हम मिला देते हैं उपचार के लिए, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम मिला दिया जाता है उसकी मृदा में, जिप्सम की कमी, जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम एक लोहो है, ठीक है, जो जिसके साथ सल्फर जुड़ा रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, जिप्सम भी इसमें मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्या हो जाती है किसकी, सल्फर की। मैंने आपको पहले बोला है, मैं केवल यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, याद आपको ही करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बताई जाए या आपको ये बोला जाए कि भाई बच्चों आप ये ऐसे याद करो, वैसे याद करो। ये केवल आप ये मान सकते हैं कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देती हूँ। तो आप उन पॉइंटों को या तो अपनी बुक में मार्क कर लें, या आप कॉपी बना रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि आप लोग केवल मोबाइल लेकर ऐसे मत बैठ जाया करिए। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आप जिसमें भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसे लेकर यूं ही मत बैठ जाना, बैठ जाया करिए, आप उसे कॉपी लेकर बैठा करिए। ठीक है, बुक से ही पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज आपकी बुक से ही पढ़ाई जा रही है, आपको पीडीएफ भी भेजा जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद बोर्ड पर जिस तरीके से लिखा जा रहा है वो तरीका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो आप उस तरीके को नोट करें बोर्ड पे, तो कोई भी रफ कॉपी लेके बैठना, जिससे आपको ये रहेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज हमने पढ़ ली, अब हमें ये चीज पढ़नी है या ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम मृदा में मौजूद होता है, कोई बहुत ज्यादा इसकी ऐसी कमी नहीं होती है, खाली ये रेतीली मिट्टी में इसकी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि पोटेशियम हमने देखा था, तो रेतीली मिट्टी में इसकी कमी होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में इसकी कमी होती है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो मृदा के जो कण होते हैं, मृदा के कणों पर अधिशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है ये। मृदा के कणों पर, ये क्या है, मृदा के कण है, तो इन मृदा के कणों पर क्या होता है, कैल्शियम अधिशोषित होता है इस तरह से। ठीक है, इन कणों पर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। कॉलन कायमा बोलते हैं स्थूल कोणों कोणों तक को। जैसे उसको बोलते हैं जो स्क्लेरन कायमा होता है उसको दृढ़ोदक कहते हैं, कॉलन कायमा स्थूल कोणों तक को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़े होंगे, पेरन कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, ये होते हैं। जिसमें से जो पेरन कायमा होती है वो जीवित कोशिकाएं होती है, मतलब पेरन कायमा जो होती है वो सबसे कहते हैं लचीली कोशिकाएं होती हैं, जबकि स्थूल कोणों तक और दृढ़ों तक क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं, ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें क्या होता है, लिग्निन का, टैनिन का इनका जमाव ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ये जो ऊतक होते हैं कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉलन कायमा होता है स्थूल कोणों तक। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, कॉलन कायमा स्थूल कोणों तक को कहते हैं। हाँ, तो हम यहाँ कैल्शियम की बात कर रहे थे। कैल्शियम जो होता है मृदा के कणों पर अधिशोषित होता है, इस तरह से जुड़ा होता है पीएच का बढ़ने पर।
जब पीएच बढ़ता है, पीएच के बढ़ने पर यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हाइड्रोजन की कमी होने पर ये जो कैल्शियम है यहाँ से रिमूव होता है और उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यानी कि जो ये कण है इन पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ने लगता है इस तरीके से। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, मृदा के कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। मृदा के कणों पर जो आवेश होता है, मृदा के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होने की वजह से ये आपके हाइड्रोजन और कैल्शियम दोनों को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन को भी और कैल्शियम को भी। तो जब पीएच की कमी होती है, पीएच की कमी है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मृदा में क्या रहता है, हाइड्रोजन ज्यादा रहता है और मृदा के कणों से कैल्शियम जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन कहाँ रहता है, मृदा में बाहर रहता है, मृदा के सोल्यूशन में बाहर रहता है, जबकि कणों से कौन जुड़ा रहता है, कैल्शियम जुड़ा रहता है। लेकिन जब पीएच ज्यादा हो जाता है तो कैल्शियम क्या होता है, कम होने लगता है, वो सॉरी एच क्या होने लगता है, एच प्लस कम होने लगता है और वो मृदा के कणों पर जुड़ जाता है इस तरह से, और कैल्शियम कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये जो एक्सचेंज है, यानी कि ये जो इसका विनिमय है, इसको बोलते हैं धनायन विनिमय। क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय, कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय या कैटायन एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय। ठीक, चलो, तो ये होता है CO2 की, किसमें, मृदा में उपस्थिति की, CO2 के कैल्शियम, कैल्शियम मृदा में कैसे उपस्थित होती है। इसके अलावा कैल्शियम मृदा में कैसे होती है, हम जानते हैं चूना पत्थर जो होता है कि लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं, लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं, तो लाइमस्टोन क्या है, चूना पत्थर। दरअसल क्या होता है, पानी में, पानी में जब CO2 मिलता है, जब CO2 घुलता है पानी में, तो वो किसमें, जो ये पानी में CO2 के कैसे होती है, जो चूना पत्थर होता है ये क्या कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, H2O प्लस CO2 मिलता है, तभी तो H2CO3 बनता है कि नहीं बनता है, बनता है H2, हाँ H2CO3। तो ये क्या होता है, चूना पत्थर होता है, तो ये ही क्या कैल्शियम की मात्रा को किसमें, आपकी मृदा में बढ़ाता है। ठीक है, चूने के पत्थर में जो CO3 है, इसी को CO3 की मिट्टी में जलना मिली, और ये इसी की वजह से, इसी CO3 की वजह से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कैल्शियम का अवशोषण। ठीक है, इसकी वजह से, इसी की क्या, CO3 की वजह से, CO3 क्या है, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसी की वजह से किससे बना है, पानी में CO2 की वैलेंस जब बढ़ जाती है, पानी में CO2 की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो CO3 बन जाएगा, CO3 जब ज्यादा रहेगा, और इसी की वजह से कैल्शियम का, यानी कि मैं सीधे सीधे ये कह सकती हूँ कि अगर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो कैल्शियम का भी ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि दो हम इसमें से निकाल सकते हैं, कैसे, CO2 के ज्यादा होने पर कैल्शियम ज्यादा होता है और पीएच के ज्यादा होने पर भी कैल्शियम ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये दो चीज आप इससे निकाल सकते हैं, जो की बात हमने करी है, कैल्शियम की बात मैंने यहाँ पर आपको समझाई ये भी, और यहाँ पर जो मैंने आपसे चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की जो बात करी है कि जब पानी में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो H2 प्लस CO2 क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2CO3, और CO3 की जो कार्बोनेट है इसकी वजह से क्या होता है, CO2 का, सॉरी कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें आपकी किसको बताती है, इसके कैल्शियम के रूट को बताती है।
ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम के कार्य। पहला, कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से जो सांद्रता है, यानी कि मैं ये गलती कहूंगी कि चार्ज का या आवेश का विनिमय करना रहता है, आवेशों का के विनिमय को, आवेशों के विनिमय को नियंत्रित करता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, आवेशों के विनिमय को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जितनी आपकी ये जो होती है ऊतक, यानी कि जैसे कि आपकी मूल चीज, करोसी में मौजूद जो विभज्योतक कोशिकाएं, मूल चीज करोसी में मौजूद जो विभज्योतक कोशिकाएं हैं, इनके कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, इन्हीं मतलब आपकी विभज्य में जो करोसी में, मूल चीज में, या मैं ये कहूँ शूट टिप, यानी कि जो आपका सबसे ऊपर जो शूट एपेक्स होता है, जो उसका शीर्ष है, जहां भी आपकी विभज्योतक कोशिकाएं, मतलब कहने का मतलब ये है जहां भी आपकी विभज्योतक कोशिकाएं होती है, इन विभज्योतक कोशिकाओं के विभाजन को, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, कि विभाजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, करोसीट मूल शीट में मौजूद या जहां भी मौजूद विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, उनके विभाजन को क्या करता है ये, ठीक है, रिजॉइन कर दीजिए।